हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 98 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। आज हम आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आई होप ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में हेल्प करेगी। देखिए प्रॉब्लम 99। A particle of 0.5 kg mass is in linear motion with velocity given by v vector equal to a x की power 3 by 2 x cap, where a equal to 5 meter की power -1 by 2 second -1। टोटल वर्क डन। देखिए total work done by the force in displacement of this particle from x equal to 0 to x equal to 2 meters shall be। आपको टोटल वर्क डन ज्ञात करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट की रेंज दे रखी है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। 0.5 kg द्रव्यमान का एक कण v इक्वल टू वेग से रेखीय गति करता है, जहां a इक्वल टू है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर तक इसके विस्थापन में कुल बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है आपको। देखिए सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है वो इसको नोट डाउन कर दीजिए। देखिए गिवन है, आपको मास दे रखा है 0.5 kg और v वेक्टर आपको दे रखा है a x की पावर 3 बाई 2 x कैप, और जो ये कांस्टेंट a है, a की वैल्यू आपको दे रखी है 5 मीटर की पावर -1 बाई 2 सेकेंड की पावर -1, और जो रेंज दे रखी है या हम कहे तो लिमिट दे रखी है, x वेरी कर रहा है 0 टू 2 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन W हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। देखिए वर्क डन होता है W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम dx ले लेते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स इक्वल टू एम ए। ए क्या है? एक्सीलरेशन। तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। dv अपॉन dt क्या है? एक्सीलरेशन। अब ये जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखी है। जो ये वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखी है, आपको दे रखी है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो देखिए v को आप, देखिए a को आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखिए तो a इक्वल टू dv अपॉन dt, dx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये जो टर्म है dx अपॉन dt, ये क्या बन जाएगा? v। तो a की वैल्यू आपके पास आएगी v dv अपॉन dx, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दीजिए।
इस इक्वेशन का यूज होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले ये हमें यूज लेना होगा v इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स क्या होता है। तो देखिए डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू है आपके पास a x की पावर 3/2, a x की पावर 3/2, वेक्टर को भी रहने दीजिए। तो देखिए यहां से जो वैल्यू आएगी आपके पास a 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, यहां से देखिए dv अपॉन dx इक्वल टू a 3/2 x की पावर 1/2। अब देखिए अब टोटल a क्या हो जाएगा, देखिए टोटल a एक्सीलरेशन a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, a की वैल्यू v की वैल्यू पुट कर दीजिए a x की पावर 3/2 डॉट डी वी अपॉन डी एक्स a 3/2 x की पावर 1/2। यहां से देखिए आपके पास जो वैल्यू आएगी a स्क्वायर x की पावर x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर। देखिए ये एक कांस्टेंट है और ये क्या है, a एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 5, देखिए a की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये ध्यान रखना ये जो है वो एक्सीलरेशन है, ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5 मीटर हाफ सेकेंड इनवर्स। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए तो a इक्वल टू 525 और साथ में यहाँ 3/2 भी है, ठीक है। 25 मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। अब देखिए इस a की वैल्यू को हम यूज लेंगे। देखिए वर्क डन क्या है, W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, एफ क्या है ma इंटू डी एक्स, m कितना है 0.5, कितना है 0.5, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तो W क्या आ जाएगा तरीके से, तो W आ जाएगा लिमिट का है 0 से 2 मीटर, 0.5 m, a की वैल्यू देखिए kg, a की वैल्यू 25 इंटू 3/2 इंटू m की पावर -1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 0.5 इंटू 25 इंटू 3/2 0 सो 2m एक्स स्क्वायर डी एक्स के जी मीटर इनवर्स। अब देखिए 0.5 इंटू 25 इंटू 3/2, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 2 मीटर के जी। हाँ अब देखिए आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, 0.5 इंटू 25 इंटू 3/2, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा 8m³ अपॉन 3
kg सेकेंड। अब देखिए इसको आप जब सॉल्व करोगे 3 से 3 क्या आ जाएगा, कैंसल। ठीक है, ये 4 बार तो देखिए 2500 इंटू ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए यूनिट बनाते हैं, केजी मीटर क्यूब है तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए यूनिट किसकी हो जाएगी, जूल की, किसकी हो जाएगी, जूल की, 50। देखिए एनर्जी की यूनिट भी क्या है, जूल है, तो एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम जूल के टर्म में भी कह सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन देखिए 50 जूल, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with time as ac equal to k square rt square where k is constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is, आपको पावर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपका, पावर। ठीक है, पावर क्या है, dw अपॉन dt। ठीक है, w अपॉन, अब देखिए m द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या r के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, जिसमें अभिकेंद्रित त्वरण ac समय t के साथ ac इक्वल टू k स्क्वायर rt स्क्वायर के अनुसार बदल रहा है, जहां k क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इस कण को इस पर कार्य कर रहे बलों द्वारा दी गई शक्ति है। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में जो गिवन है डेटा उसको पहले लिख लीजिए आप। गिवन डेटा हमारे पास है m द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या r के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, जिसमें अभिकेंद्रित त्वरण ac आपको दे रखा है k स्क्वायर r t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC का फॉर्मूला हम जानते हैं, AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, v वेलोसिटी और r क्या है, रेडियस। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास ये एक्सीलरेशन होगा AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आएगी v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। यहां से देखिए v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी k स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। हमें क्या चाहिए, वर्क डन। देखिए पावर क्या था, dw अपॉन dt, वर्क डन अपॉन सम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए हमारे पास वेलोसिटी है और मूव सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो देखिए यहां पे हम एक टर्म यूज लेंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। इनिशियल हम क्या ले लेते हैं, जीरो, जो एनर्जी इनिशियल क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, उसके पास वेलोसिटी, तो देखिए इनिशियली वो रेस्ट में u इक्वल टू जीरो, इस केस में ये
क्या है 0, तो देखिए वर्क डन हमारे पास आएगा 1/2 m v स्क्वायर। v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 m v स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया w। पावर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए वर्क डन का 1/2 m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। डेरिवेटिव देखिए 1/2 m के स्क्वायर आर स्क्वायर 2t, 2 से 2 कैंसल, तो देखिए m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ऑप्शन चेक कर लीजिए, पावर की वैल्यू आएगी m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, m के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये कॉलिजन से है, ये जो प्रॉब्लम है वो कॉलिजन से है। देखिए इलास्टिक collision is taking place between two bodies of mass m1 and m2. Which of the following statement is untrue? Assume that m1 is moving and m2 is at rest. First option. In one-dimensional elastic collision, the ratio of energy transferred to initial energy is for m1 m2 upon m1 plus m2 whole square. Second है, if m1 not equal to m2, then in two-dimensional collision, the two bodies after collision will move making an angle of 90 degree with each other. The total momentum of the body is always conserved. When m2 less than m1, then in one dimensional elastic collision, after the collision both bodies move in the same direction. तो देखिए जब ये आप कंडीशन देखोगे, ठीक है, तो इसमें जो अनट्रू है वो कंडीशन है सेकेंड, यानी कि इफ m1 नॉट इक्वल टू m2 है, देन इन टू डायमेंशनल कोलिजन द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन विल मूव मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। ये ऑफ स्टेटमेंट क्या है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, a block of 4 kg mass is moving on frictionless surface with a speed of 1.5 meter per second. The block stops after compressing a spring fixed in its path. If the force constant of the spring K equal to 25 Newton per meter, then compression in the spring will be 4 kg द्रव्यमान का एक घटा किसी क्षैतिज घर्षण रहित धरातल पर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। घटा इसके पथ पर स्थित स्प्रिंग को संपीड़ित कर रुक जाता है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक K इक्वल टू 25 न्यूटन पर मीटर हो तो स्प्रिंग में संपीड़न होगा। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है देखिए ये एक सरफेस है जो कैसी है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। यहां पे एक बॉक्स है, ठीक है, और जिसकी मास दे रखा है 4 kg, और ये बॉक्स जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है v इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी और क्या है, ठीक है, दूसरी और क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है इस तरीके से।
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ब्लॉक है वो मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, ठीक है। जब ये इसके मतलब इसके नजदीक आएगा, ठीक है, नजदीक आने के बाद ये जो स्प्रिंग को कितने मीटर तक कंप्रेस करेगा ये आपको एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। और कंप्रेस करने के बाद ये क्या हो जाता है, रुक जाता है, संपीड़ित कर रुक जाता है, तो आपको एक्स वो वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है वो आपको एक्स ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी कंजर्वेशन से है। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, E initial equal to E final, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी E फाइनल। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखिए इनिशियल केस में क्या है, इनिशियल केस में देखिए जो ये बॉक्स है इसके पास वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो स्प्रिंग है अब देखिए ये जो स्प्रिंग है स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो कंप्रेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो इनिशियल केस में। अब देखिए फाइनल केस में क्या है कि जो ये बॉक्स है वो बाद में क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। रुकने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, तो के फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो। उसके बाद देखिए स्प्रिंग क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस कितनी हो जाती है, एक्स मान लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी इसके लिए, स्प्रिंग के लिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, के इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू के फाइनल, जीरो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से आप कैंसिल, तो देखिए जो वैल्यू आएगी एक्स की एम अपॉन के इंटू वी। एम की वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में 4 kg और 1.525, देखिए मास दे रखा है 4 अपॉन 25, वेलोसिटी दे रखी है 1.5, तो देखिए 2 अपॉन 5 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 0.6 मीटर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 0.6 मीटर, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। जो स्प्रिंग है वो 0.6 मीटर कंप्रेस होके वो रुक जाएगा, बॉक्स रुक जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a thin plate of 12 pi centimeter width is changed in the form of cylinder so that its circumference equal to its width. The mass of the plate is 200 gram. Its moment of inertia along the axis x x dash s1 will be. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाना है, x x, देखिए ये जो x और एक्स डैश एक्सिस है इसके अलाउंग। देखिए यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं करना है क्योंकि आपको ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर लेके आना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि स्टार्टिंग में देखिए ये विड्थ है, ठीक है, विड्थ है जिसकी आपको दे रखी है चौड़ाई, ठीक है, विड्थ है, देखिए ये एक प्लेट है, इसकी विड्थ आपको स्टार्टिंग में दे रखी है, हम मान लेते हैं बी, ये आपको दे रखी है 12 पाई सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है कि 12 पाई सेंटीमीटर की चौड़ाई की एक पतली प्लेट को बेलन के रूप में बदला जाता है जिससे इसकी इसकी परिधि चौड़ाई के बराबर है। देखिए ये सर्कुलर आकार में उसको चेंज कर दिया बेलन के रूप में। फिर जो इसकी परिधि है यानी कि सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ये जो सरकमफेरेंस है वो इस विड्थ के इक्वल है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए विड्थ इक्वल टू सरकमफेरेंस, विड्थ कितनी है 12 पाई सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस हम जानते हैं 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, तो देखिए आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। रेडियस की वैल्यू आ गई, जो बेलनाकार सिलेंडर है बेलनाकार रूप में, तो देखिए जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस तरीके का बेलनाकार शेप में। अब देखिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कैसा है, एक देखिए यहां जो बात हो रही है वो खोखले बेलन की बात हो रही है ना, तो देखिए x और x डैश, और यहां से ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस r है। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया x से x डैश हमें ज्ञात करना है, तो हम यूज लेंगे समांतर अक्ष पर में, ठीक है, समांतर अक्ष पर में यूज लेंगे। तो देखिए आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू, इसको ए बी मान लेते हैं ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर, देखिए ये किस डिस्टेंस से आर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और ये भी कितनी है एम आर स्क्वायर, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेलन का कितना एम आर स्क्वायर खोखले बेलन के लिए प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। 2 मास की वैल्यू आपको दे रखी है 200 ग्राम, और देखिए मास आपको दे रखी है 200 ग्राम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपके पास 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 ग्राम है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द मास ऑफ ऑक्सीजन molecule is 5.30 into 10 की पावर -26 kg and its moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to the line joining the two atoms in 1.94 into 10 की पावर -46 kg मीटर स्क्वायर।
assume that the average speed of such molecules of the gas is 500 meter per second and its rotational energy is 2/3 of its kinetic energy. The average angular speed of the molecular is। देखिए क्वेश्चन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास आपको दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू एटम्स इज। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है। अज्यूम दैट द एवरेज स्पीड ऑफ सच मॉलिक्यूलर, एवरेज स्पीड दे रखी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर के लिए आपको। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको कि रोटेशनल एनर्जी इज 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूलर इज। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिख लीजिए। गिवन क्वांटिटी है आपके पास, एक तो मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको दे रखा है 5.30 इंटू 10 की पावर -26 kg। आई दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.94 इंटू 10 की पावर -46 kg मीटर स्क्वायर। और आपको दे रखा है औसत चाल v दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में दे रखा है कि स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की 2/3 है। देखिए घूर्णन की गतिज ऊर्जा, घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए घूर्णन गतिज, इसकी वैल्यू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और स्थानांतरण गतिज ऊर्जा ये कितनी होती है हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्थानांतरण जो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है यानी कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर है वो 2/3, देखिए 2/3 है। ठीक है, 2/3 हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर दिए 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 mv स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है ओमेगा, औसत कोणीय चाल ओमेगा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2/3 mv स्क्वायर अपॉन I। और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2/3 mv स्क्वायर अपॉन I। देखिए जब आप m v और I की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 2/3 इंटू एम की वैल्यू है आपके पास 5.30 इंटू 10 की पावर -26 इंटू वेलोसिटी है 500, तो 500 इंटू 500 अपॉन आई की वैल्यू आपके पास 1.94 इंटू 10 की पावर -46। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास ओमेगा आएगा, वो आएगा 6.7 इंटू 10 की पावर 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ये आएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 6.7 इंटू 10 की पावर 12 रेडियन पर सेकेंड। आपको ये कंडीशन यूज लेनी थी, बाकी आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा था, यहां से आपको ओमेगा औसत कोणीय चाल ज्ञात करना।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल surface. The block is now given some positive charge plus q and a uniform horizontal electric field to the right is switched on. As a result, the time period of oscillation will increase, the time period of oscillation will decrease, the time period of oscillation will remain unaffected, and it will continue to oscillate as before around same mean position. The time period of oscillation will remain unaffected, but the mean position of simple harmonic motion will change. इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है वो क्या है, करेक्ट है। देखिए जो टाइम पीरियड टी है उसका जो फॉर्मूला क्या है, देखिए 2π√m/k। तो कहने का मतलब है जो टाइम पीरियड टी है वो क्यू पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका दोलन काल तो वही रहेगा क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली फॉर मास और के पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए इसकी माध्य स्थिति चेंज हो जाएगी, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट।